जब भी आप एक कार लेने की सोचते हैं, आप प्लान करते हैं कि आपको कार लेनी है, तो आप कई सारी चीज़ों को ट्राई आउट करते हैं, दिमाग में एक प्लान बनाते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या आपका बजट है। और इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है कि आप कार जो ले रहे हैं वो किस फ्यूल टाइप की रहेगी, यानी कि वो आइस व्हीकल रहेगा, ईवी व्हीकल रहेगा, हाइब्रिड रहेगी या बाई फ्यूल रहेगी। और उसी सीरीज़ में एक और वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पंच सीएनजी के बारे में। और पंच सीएनजी का फर्स्ट ये ओनरशिप रिव्यू है, जिससे थोड़े दिन पहले हमने नेक्सॉन सीएनजी का ओनरशिप रिव्यू किया था। आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी जो है अप्रिशिएट किया था, उसी लिए हम आज एक और सीएनजी का वीडियो जिसमें हम पंच सीएनजी की बात करेंगे उसका ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। मेरे साथ है आयुष। आयुष, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। आयुष ने हमें कांटेक्ट किया और चैनल पे आए हैं अपने कार का ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इनका खुद का भी एक चैनल है, ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आयुष, क्या बनाते हैं, एक छोटा सा बता दीजिए आप। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी नई कार लॉन्च होती है या फिर कोई भी कार जैसे कि नेक्सॉन या कोई भी मतलब कार जो भी लॉन्च हो रही है उसके बारे में डिटेल वॉक अराउंड वीडियोज़ एंड कार ओनरशिप वीडियोज़ ऑल्सो मैं बनाता हूँ। तो कार का चैनल का नाम है कार व्यू बाय आयुष। तो ये वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कार व्यू बाय आयुष करके चैनल नेम है। मैंने यहाँ नीचे जो है आपको दिख गया होगा चैनल का नाम। और भाई के चैनल पे जाकर के आप एक बार वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना जी। वापस वीडियो पे आते हैं। बिल्कुल आयुष, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं हमेशा ना भूल जाता हूँ। तो ब्रांड की तरफ से आता है कि भाई तुम वीडियो के एंड पे जो है इसको इंटीग्रेट करते हो। तो ये कार जो मोबाइल माउंट है, जहाँ पर आप अपने कार में जब मोबाइल यूज करते हैं तो आपको हाथ में नहीं पकड़ना है, आप इसको विंडशील्ड पे माउंट कर लीजिए। ये स्काईविक की तरफ से है और ये मैग्नेटिक है। आपको कोई क्लैंप वगैरह नहीं चाहिए, आप इसको सिंपली जो है अपने माउंट में फिक्स कर देंगे और वहाँ पर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये कार के माउंट के साथ चिपक जाएगा। और अगर आप भी इस तरह की एक्सेसरीज स्काईविक से लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कूपन कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो आप जाके अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा कि किसी भी एक्सेसरी के ऊपर, चाहे वो कार एक्सेसरीज हैं, चाहे वो और प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मोबाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्काईविक की, आप उनकी साइट पर जा करके देख सकते हैं। तो वापस वीडियो में आते हैं। आयुष, ये कौन सा वेरिएंट है, कब ली है, कितनी चला चुके हो? ये है टाटा पंच का एडवेंचर मॉडल, 2024 में लिया था ये मार्च में। तो उसके बाद मुझे 1 साल पूरा हो गया जैसे कि ऑलमोस्ट, एंड मैं इसको चला चुका हूँ 18,900 समथिंग चला चुका हूँ, मतलब 19,000 आप लेके चल सकते हैं टोटल, इतनी मैं चला चुका हूँ। एंड लॉन्ग ट्रिप पे भी काफ़ी ले गया हूँ, सिटी, हाईवे एंड माउंटेन सारी जगह मैं इसके साथ ट्रिप कर चुका हूँ सीएनजी में। अच्छा, और कितने की पड़ी थी ये मुझे पड़ी थी 7,93,000 समथिंग की, और फिर लोन्स का अलग थोड़ा सा, तो 7,93,000 और नोट मुझे पड़ी है। मतलब 8 लाख, मोटा मोटा 8 लाख मान लें इसको। बिल्कुल ठीक है, तो 8 लाख रुपए में आपको एक बढ़िया सीएनजी कार मिल रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको टाटा की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, जो कि ये 5 स्टार क्वालिटी, 5 स्टार रेटिंग की ये कार है, प्लस बाई फ्यूल है, सीएनजी भी आपको ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल में भी आप चला लेते हैं। तो जो आपके जितने भी चेक बॉक्सेस हैं ना, वो ये कार जो है चेक करती है। क्या ऐसा रीज़न था आयुष इस कार को लेने का, जब आप प्लान कर रहे थे कार कि मुझे कार लेनी है, तो क्या दिमाग में था कि सीएनजी लेनी है या ऑल ऑफ ए सडन कुछ प्लान बना? देखो, 2 पॉइंट मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, मुझे सीएनजी चाहिए और सेकंड थिंग मुझे सेफ्टी से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। मेरे दिमाग में और भी कार्स थी, फ्रॉन्क्स जैसे कि मारुति की थी, बट मेरा सेफ्टी का था तो मैं टाटा पर गया, और सीएनजी मेरा क्लियर था तो टाटा पंच सीएनजी मैंने कंफर्म कर दिया। इसके अलावा कौन सी कार्स और आपने देखी थी मार्केट में जो आपको लगा कि लेनी देखी थी साथ ही साथ सीएनजी में, बट अगर मैं देखूँ तो पेट्रोल में मैं निसान की मैग्नेट भी एक बार देखी थी, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी ये। लेकिन जो पंच है इसमें कंफर्ट भी आपको मिल जाएगा, सेफ्टी तो आपको मिल ही रही है। बाकी साथ साथ इसका जो ड्राइविंग पोजीशन है, लाइक आप बैठ के जो आपको एसयूवी वाला थोड़ा सा एसयूवी वाला फील है, वो इसमें सबसे अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक जो फैक्ट मैं और जोड़ देता हूँ इस वीडियो में कि सिर्फ हम सीएनजी की बात नहीं करें, ओवरऑल जो पंच की सेल है 2024 की हम बात करें तो 2,06,000 गाड़ी टाटा ने बेची हैं सिर्फ पंच की। अगर हम बात करें तो वो कंबाइंड है, पंच ईवी है, पंच पेट्रोल है, पंच सीएनजी है, वो सारे फॉर्मेट्स मिला के 2,06,000 गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई तो 2024 में पंच टाटा की तरफ से। और 40 साल का मारुति सुजुकी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। थोड़ा प्राउड फील होता है सोच के कि यार अच्छा डिसीजन लिया, कि ऑब्वियसली आप जब देखते हैं कि आपके आसपास भी वो गाड़ी बिक रही है तो लगता है कि हाँ, जो डिसीजन मैंने लिया वो सही था। बिल्कुल लगता है, क्योंकि अब जाके जैसे कि 2 लाख सेल्स हो चुकी है जैसा आपने बताया 2024 में, तो लगता है कि यार एक ऐसी कार हमारे पास है जो लोग सब पसंद कर रहे हैं इस कार को, और बाकी सब चीज़ आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली बात आपको अच्छा लगेगा। क्या और कौन से ऐसे फीचर्स हैं आयुष? क्योंकि मेरा जो मोटिव रहेगा इस वीडियो में लोगों को ये बताना कि बजट कार, मैं 8 लाख को बजट कार मानता हूँ, बिकॉज 8 लाख से कम में आपको, फिर आपको कहेंगे ना 5 लाख में वो कुछ नहीं मिलेगा। तो 8 लाख एक बजट कार बन गई। अब ये फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
बजट कार में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं जो इस कार को अलग बनाते हैं बाकी कार से? देखो, बाकी पहले तो मेन फीचर ये कि बेसिक फीचर जो आपके होते हैं, चारों पावर विंडो आपको मिलती हैं, ठीक है। स्पीकर आपको अच्छे मिलते हैं टाटा पंच में, हरमन के स्पीकर मिलते हैं, सिस्टम साउंड सिस्टम पूरा हरमन बाकी आप इसमें अगर रिदम पैक अलग से लगाते हैं तो आपको स्क्रीन मिल जाती है, एक रिवर्स कैमरा और मिल जाता है। अगर वो आप डिपेंड ऑन आपको 35-40 अराउंड के आपको रिदम पैक पड़ता है। वो लगाने के बाद अगर उससे पहले मैं बात करूँ तो मुझे सारे फीचर्स लाइक आपको जो फीलिंग हो गई कार चलाने की वो तो है ही है, एसयूवी वाली फील है। स्पीकर सारे हो ही रहे हैं, चारों आपको जो मिरर्स होते हैं वो आपको फोल्डेबल नहीं मिलते बट एडजस्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल। ठीक है। और जो व्हील्स हैं उनका साइज रहता है आपका 180, इसका जो प्रोफाइल है वो 185 70 R15 मिलता है, यानी कि 15 इंच के टायर्स मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। सो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं आयुष जो मुझे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अब वाले जो वेरिएंट्स हैं उसमें और बढ़ा दी गई हैं वो फीचर्स? जैसे अब वाले वेरिएंट में सेम अगर प्राइस पॉइंट पर आप जा रहे हो, थोड़ा सा प्राइस ऑब्वियसली बात है हर साल बढ़ते हैं, 3-4% सारी कंपनीज बढ़ाती हैं। तो अब आपको रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं देखने को, आपको सीट हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है साथ में देखने को, ठीक है। और बस यही दो मेन फीचर बड़े हैं इसमें जो टाटा पंच अब जो नहीं आ रही है। सो अगर वही है, अब अगर आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, तो 8 लाख में मान के चलीजिए 8.5 लाख में आ जाएगी आयुष? हाँ, 8.5 लाख में। 8.5 लाख में ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी अगर आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको अब अंदर चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, बिकॉज नेक्सॉन सीएनजी हमने ड्राइव की थी और उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि वो आपको टर्बो में पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, ये टर्बो नहीं है, ये एनए आता है इसमें। चलिए अब ड्राइव पे चलते हैं और थोड़ा सा ड्राइव करके इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसको जब हम चलाते हैं, थोड़ा रेव करते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस आती है। आइए आयुष पीछे। अब एक बार इसका मैं थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपको ड्यूल टोन में जो है इसका इंटीरियर मिलता है, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ पर हरमन का सिस्टम आता है जो कि आपका टच स्क्रीन नहीं मिलता है। टच स्क्रीन के लिए आयुष ने बताया कि एक्स्ट्रा आप पैसे देते हो तो आपको स्क्रीन मिल जाती है। 7 इंच की जो स्क्रीन हरमन की आती है, जो आपने नेक्सॉन में पहले देखी होगी, वो आती है, वो मिल जाएगी आपको। अभी इसमें आयुष वो 10 इंचीज और 12 इंचीज वाला नहीं आया ना? नहीं, अभी नहीं, जो नेक्सॉन में आपको ये मिलता है। नहीं अभी नहीं आया, वो टियागो में आ गया, टियागो में आ गया वो, है ना, टियागो में आ गया, राइट। अभी इसमें नहीं आया, ठीक है। हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है, सो आफ्टर मार्केट आप ऑब्वियसली इंस्टॉल करा सकते हैं। 5 आपको मैनुअल गियर्स के साथ ये कार आती है, प्लस यहाँ पर अगर आप आगे बटन्स देखेंगे तो हार्ड बटन्स आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। एसी वेंट्स, कुछ एसी वेंट्स मुझे सही लगते हैं कि इसके अच्छे बड़े बड़े एसी वेंट्स हैं, सो दैट कि आपको एयर फ्लो जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। स्टीयरिंग जो टिपिकल टाटा का पहले वाला स्टीयरिंग है उसी तरह का स्टीयरिंग आपको मिलेगा। नया वाला जो स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रिक वाला वो नहीं मिलेगा, जो 2 स्पोक वाला रहता है। आयुष, गियर शिफ्टिंग वगैरह कितनी स्मूथ है या कहीं कुछ दिक्कत आती है चलाने में? हालांकि मैं अभी चलाऊंगा तो पता चलेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। इसमें ना पंच में आई थिंक टाटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम गियर शिफ्ट की, सेकंड गियर और थर्ड गियर कभी कभी अटक जाता है। मेरा स्टार्टिंग में जब कार ली थी मैंने तो थोड़ा सा अटक रहा था मेरा। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट सर्विस में बात की जब मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने बोला कि रिजॉल्व कर दिया है, बट इतना स्मूथ रिजॉल्व नहीं हुआ था वो, थोड़ा सा उन्होंने कुछ किया होगा उसमें। अच्छा। तो वहाँ मुझे लगता है कि थर्ड गियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, जब सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो दिक्कत आती है। बिल्कुल, कभी कभी आती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार आती है। वो 10 में से 2-3 बार अगर आ गई तो आ गई, ऐसा कुछ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे और थोड़ी सी सही लग रही है, बिकॉज मैं नेक्सॉन जनरली चलाता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी से अगर कंपेयर करूँ तो उसका ट्रैवल जो है वो क्लच का वो काफ़ी कम है, सो वो उतना ज़्यादा नहीं है। जनरली टाटा की कार्स में ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर कम है। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट मुझे कम लग रहा है एज कम्पेयर टू, थोड़ी छोटी छोटी ये सीट। बाकी इंस्टेंस आपको पूरा एसयूवी वाला मिलता है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप एक जो इसको टाटा माइक्रो एसयूवी बोलती है, और उसमें आपको फील अच्छा आता है, आपको लगेगा कि आप ठीक ठाक एक गाड़ी में बैठे हैं, जहाँ पर आप ऑब्वियसली एक तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऊपर से इंस्टेंस भी जो है इसका काफ़ी सही है। अच्छा, ये गाड़ी उठने में भी बहुत स्मूथ है यार, कहीं से कुछ। अभी ये इस पे सीएनजी पे है? हाँ, सीएनजी, ऑटोमेटिक सीएनजी चलती है इसमें। आपको पेट्रोल तभी लगेगी जब खत्म हो जाएगा सीएनजी। अच्छा, कहाँ पे ऑप्शन कहाँ आता है इसका? राइट साइड में आपको ये ऑप्शन है जहाँ ग्रीन लाइट जल रही है, सीएनजी का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। काफ़ी स्मूथ है यार, बिल्कुल भी मतलब उठने में तो, अभी हम जैसे 3 लोग बैठे हैं इसमें और एसी भी चल रहा है, हाँ, तो उठने में तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी तरह से भी कोई अंडर पार्ट लग रही हो कुछ, कि आपको लगे। थोड़ा सा हाईवे पे कभी-कभी लगता है, बट ऐसे तो बिल्कुल। अच्छा, लगता है हाईवे पे लगता है, कभी-कभी लगता है जब फुल लोड होगा कार, 5 लोग बैठे हैं, लगेज है तो लगता है। ओके। अब यार जैसे आप बता रहे थे कि जब आपने किसी को ओवरटेक करना हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिल्कुल है, थोड़ा सा फर्क है। मतलब टर्बो सीएनजी और इसमें ऑब्वियसली टर्बो सीएनजी वाली जो क्वालिटी है वो थोड़ी और रिफाइंड है। अच्छा आयुष, क्या माइलेज दे रही है ये कार आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जब एक
सीएनजी के जब माइंड में आता है लेने का, तो सबसे पहले यही होता है कि ऑब्वियसली आपको फिर उससे चाहिए माइलेज अच्छी, बिल्कुल चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो एक सेकंड एस्पेक्ट हो जाता है, Right. माइलेज फर्स्ट एस्पेक्ट होता है एक सीएनजी कार होने का। आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली जो सीएनजी उठा रहा है उसका पहला बिल्कुल, पॉइंट ये है कि exactly. उसको माइलेज चाहिए। सही बात है। तो माइलेज का तो ये है कि जब हाईवे मतलब एक्सप्रेसवे पे चलता हूँ मैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के एक्सप्रेसवे है, तो वहाँ अगर फुल कैपेसिटी 5 लोग बैठे हैं, एसी एक पे चल रहा है मेरा, थोड़ा बहुत लगेज है, तो ये 29-30 का एवरेज निकाल देती है आराम से। ठीक है, स्पीड में फुल मतलब कैपेसिटी पे जब फुल कैपेसिटी, बट हाँ आपको स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड मैं जो चलाता हूँ जनरली वो 80 to 90 के बीच में रहती है। मैं कभी इसे 100 क्रॉस करके नहीं चलाता हूँ। ठीक है, मतलब 4 लोग के साथ 5 लोग के साथ आप 80-90 भी चला रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से सही है। 80 to 90 के बीच में ही चलती है हमेशा। हाँ ठीक है। सेकंड थिंग, जो नॉर्मल हाईवेज होते हैं, जो 2 लेन हाईवे होते हैं, उस पे 25 to 24 ऐसे अराउंड का एवरेज निकाल देती है आराम से। नॉर्मल सिटी में आप कह रहे हैं 24-25? नॉट सिटी, मतलब जो नॉर्मल 2 लेन हाईवे होते हैं वहाँ। अच्छा, एक्सप्रेसवे की बात। और सिटी में? सिटी में सीएनजी आराम से कभी कभी, तो अभी जैसे दिल्ली में चला रहा हूँ फिलहाल अभी, तो ये खींच देगी 18-19 तो आराम से आ जाता है, मतलब बिल्कुल, मतलब बिना उसके। अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो थोड़ा कम हो सकता है, बट 18-20 तो कहीं नहीं गया। तो 16 से 18 के बीच में हम सिटी में मान सकते हैं। सिटी में जो प्रॉपर जो ट्रैफिक वाला सीन है उसमें। ठीक है। और ये जैसे कि मैं अभी ऑटोमीटर में देख रहा हूँ कि 18,780 किलोमीटर ये चल चुकी है। हाँ जी। तो 1 साल हुआ है पूरा, अभी जैसे आयुष ने बताया। हाँ। 1 साल हुआ है, 1 साल में 18,800 किलोमीटर जी। तो यार सही खींच दी आपने तो गाड़ी। उसका रीजन है, मतलब जब भी ट्रिप होती है तो लॉन्ग ट्रिप होती है मेरी, तो 700-800 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहीं नहीं गए, तो एक साथ इतनी खींचती है गाड़ी। तो 20,000 एंड ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले तो 20,000 किलोमीटर चलाने पर अगर आपकी कितनी सीएनजी पे चली होगी, कितनी पेट्रोल पे चली होगी? 20,000 में करीबन कुछ नहीं तो मैंने 5,000 तो नहीं, मतलब हाँ 4,000 के राउंड तो मैंने पेट्रोल पे चलाई है। क्योंकि जब मैं माउंटेन्स में गया था ट्रिप पे, तभी पूरा ऑब्वियसली होता है पेट्रोल पे चलेगी, वहाँ सीएनजी नहीं चलेगा। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं लॉन्ग निकल गया हूँ ज़्यादा दूर तक, तो वहाँ सीएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा इशू आता है। तो अराउंड 4-5 हज़ार में तो पेट्रोल पे चलाई होगी मैंने आराम से। 4-5 हज़ार आपने पेट्रोल पे चलाई होगी, बाकी तो मैं मान लूँ 13-14 हज़ार आपने सीएनजी पे चलाई है। अच्छा, अभी आपने बोला कि माउंटेन्स में जब गए तो पेट्रोल पे चलाई है। क्या रीजन था? सीएनजी की अवेलेबिलिटी की वजह से आपने चलाई है या परफॉर्मेंस की वजह से आपने? दोनों रीजन को पेट्रोल पे चलाई है। जैसे कि माउंटेन्स पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, वहाँ आपका सीएनजी काम नहीं करेगा। नेक्सॉन जो अभी टर्बो सीएनजी आ रही है वो थोड़ा बहुत काम कर रही है, बट जो नॉर्मल सीएनजी वाली मेरी कार है पंच, वो नहीं कर रही थी परफॉर्मेंस इतना अच्छा। वहाँ पे भी उस यूजर ने हमें यही बताया था कि जब वो माउंटेन में गए और जब वो स्टीप पे जब चढ़ रहे थे तो उनको हल्का वही है लोअर गियर जो है वो लो डाउन करके फिर उसको थोड़ा सा ऊपर खींचा था उन्होंने, या थोड़ी देर पेट्रोल पे करके वापस सीएनजी पे आए थे। वही मेरे साथ था थोड़ा बहुत, कि जब मेरे पास मतलब 5-6 लोग थे हम, तो फिर हाई एल्टीट्यूड पे जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। देन मैं पेट्रोल पे स्विच करके वहाँ तो फिर पेट्रोल से स्मूथ तो चलती है, वहाँ इतना मुझे इशू नहीं आता। पावर इतना कम नहीं है, बट माउंटेन्स पे भी अच्छा परफॉर्म किया। और पैसों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितनी सेव कर लिया होगा? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि कितने पैसे आपने बचा लिए होंगे अगर आप उसको 20,000 पेट्रोल में चलाते तो कितने लगते हैं, अभी सीएनजी में चलाते तो? बिल्कुल। एक्चुअली मैं एज ए मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, तो मैंने एक दिन कैलकुलेट किया भी है पूरा एग्जैक्ट बैठ के। अच्छा, ठीक है। तो अब तक जो मैंने कैलकुलेट किया वो 40,000 से अबव, लाइक 42,000 के बीच में मैंने सेव कर लिया अब तक पेट्रोल टू सीएनजी। मतलब पेट्रोल चलाता तो 40,000 रुपए मेरे और जाते एक्स्ट्रा। तो 2 रुपए पर किलोमीटर मान के चल रहे हैं आपके बच रहा है आपका? हाँ, लगभग मान सकते हैं आप। 2 से 2.5 रुपए पर किलोमीटर आपका बच रहा है आराम से। तो अभी एक चीज़ और ये है कि आयुष जहाँ रहते हैं वहाँ पे सीएनजी का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, और अगर हम इसको दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली में 74-75 के आसपास है, राइट आयुष? यस, वहाँ 94 है। तो इनका जहाँ चांस लगता है वो कोशिश ये रहती है कि दिल्ली से ही भरवाए, बट ऑब्वियसली हर बार तो नहीं हो सकता ये, तो वो महंगी भी उनको भरवानी पड़ती है, तब जाके आपको 2-2.5 रुपए पड़ रही है। अगर यही ओवरऑल सिर्फ दिल्ली होता तो आपका वो ज्यादा डिफरेंस ज्यादा आ जाता, बिल्कुल 3-3.5 रुपए आ जाता आपका। राइट, काफी ज्यादा आ जाता फिर तो। और यही अगर आप एक पंच ईवी लेते आयुष, अब मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था उस पर आ जाता हूँ। पंच ईवी लेते तो सेव ज्यादा करते हैं या अभी ज्यादा आप सेव कर रहे हैं? नहीं, मुझे जो लगता है ना सीएनजी में मैं ज्यादा सेव कर लेता हूँ। उसके 2 रीजन है। एक तो मुझे रेंज एजेंटी नहीं होनी, रेंज का मतलब मुझे सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी ले जाना है तो कहीं भी ले जाना। अब जैसे मैंने बताया कि मैं जैसे मान के कुंभ गया था मैं लास्ट टाइम, 400 किलोमीटर का रन था मेरा डायरेक्ट, तो मैं सीएनजी पेट्रोल दोनों डला के मैं 8 घंटे के अंदर मैं कुंभ पहुंच गया, मतलब ठीक है। वहीं अगर मेरे पास ईवी होती तो मुझे सोचना पड़ता, ठीक है, मुझे कहाँ चार्ज करनी है, फैमिली साथ में है, इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी अगर कहीं चार्ज खत्म हो जाए मेरा तो मुझे चार्जिंग नहीं मिलेगी, राइट? तो वो चीजें सोच के चलना पड़ता है। साथ ही साथ ईवी में वही मैं 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता मिनिमम, ठीक है। अगर मैं अच्छा वेरिएंट लेना कुछ भी लेना 4-5 लाख रुपए मिनिमम जाते मेरे, तो वो कवर करने में काफी टाइम लग जाता है, बिल्कुल जाते। तो वो सेंस नहीं बनता मेरे लिए, तो सीएनजी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, तो इसीलिए मैं सीएनजी पे गया हूँ। और मतलब मेरा मानना ये कि अगर आपके पास ईवी कार हो तो आपकी सेकेंडरी कार हो तो ज्यादा बेटर है, और आपका अगर डेली रन हो, आप डेली चला रहे हो, उसमें कोई नहीं, आप ईवी उसके लिए बहुत बेस्ट है। 100 किलोमीटर मिनिमम अगर आप चला रहे हैं, ईवी बेस्ट है।
डेली तो आप ईवी लेंगे तो ज़्यादा उसमें बेनिफिट हाँ, आप कर बिल्कुल, पाएंगे। अगर यही आप, अच्छा आपका डेली रन कितना रहता है? डेली रन नहीं है मेरा, कभी कभी जैसे कि अगर डेली जाती भी है, मतलब हफ्ते में 4 दिन कार निकल रही है मेरी, क्योंकि ऑफिस भी रहता, सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर 40-50 किलोमीटर चलती है, अगर निकल रही है मेरी कार तो घर से। अच्छा, अदरवाइज नहीं, डेली नहीं चलती है? हाँ, डेली नहीं चलती। अभी डेली नहीं चलती है तो भाई ने 19,000 किलोमीटर चला ली है। अगर डेली चलती होती तो फिर 30,000 पहुंच जाती है। आराम से पहुंच जाती है, जब भी टाइम मिलता तो निकल जाते हैं कहीं आसपास ही जहाँ मौका मिलता। आयुष, सस्पेंशन कैसे हैं इस गाड़ी के? सस्पेंशन बताऊं, काफी अच्छे लगते हैं मुझे तो, जैसे कि अभी आप ब्रेकर पे भी निकालेंगे काफी आराम से निकलेगी स्मूथली। सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस, ये 2 मेन फैक्टर और थे साथ ही साथ मेरे इसके पंच इस कार को चूज करने के। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड क्लियरेंस का काफी अच्छा है। 1-2 बार मेरे साथ इंसिडेंट हो चुके हैं कि नीचे कुछ कार के आ गया, बट वो कार आराम से निकल जाती है। बाकी खराब रोड्स वगैरह पे जब आप लेके जाएंगे तो आयुष क्या फिर उस वहां पर कैसा रहता है? खराब रोड पर भी काफी लेके गया हूँ मैं इसे, मतलब 1-2 जगह आई है, जैसे कि ले गया हूँ खराब रोड पे भी, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करके जैसे निकाल दिया। सस्पेंशन अंदर ज्यादा पता नहीं लगता, मतलब जो बम्प होते हैं वो नहीं पता लगते, बट आराम से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसका सस्पेंशन। मैंने अभी एक्सेलेरेटर पैडल पे पूरा पैर रख दिया है, लेकिन ये उस हिसाब से उठ नहीं रही है जितना मतलब आपको पूरा एक्सेलेरेटर पैडल पे पैर रखने के बाद उठनी चाहिए। तो वो एक, अगर आप वही है जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, घूम के वहीं आ जाते हैं कि जब आप एक सीएनजी कार लेते हैं तो फिर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो नहीं रहती है कि भाई आपका पैडल पे पैर रखा और रॉकेट बन जाए। फिर वो लेना है तो फिर आपके पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली आप ईवी के लिए जा सकते हैं, या आप दूसरी ऐसी कार्स के लिए जा सकते हैं जिनकी टॉर्क ज़्यादा है या फिर जहाँ जिनकी पावर वगैरह एक्स्ट्रा है। इस गाड़ी का जो मेन मकसद है वो ये है ही नहीं, वो है कि अच्छी माइलेज निकाल के देना। एक फैमिली कार, कंप्लीट फैमिली कार है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिल्ड क्वालिटी इतनी शानदार है कि आप इसको जब कहीं लेके जा रहे हैं तो आप इस चीज़ से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि भगवान ना करे कल को कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको या आपकी फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत आएगी। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा सेफ्टी हाँ, के ऊपर। हाँ। मेरे फ्रेंड की जो पंच है एक, मतलब नोन की, उसका एक्सीडेंट हुआ था बीच में, जो आगे एक जानवर आ गया था, लाइक गाय या कुछ भी। नोएडा में यार ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। नोएडा में तो चलो ठीक है, इतना नहीं है, फिर हमारे साइड में ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा गांव का एरिया, थोड़ा टाउन टाइप का है, हाँ। वहाँ थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। तो स्पीड से थी कार, अराउंड कुछ नहीं तो 50-60 की स्पीड से आराम से होगी, सामने अचानक से आ गया तो सिर्फ आगे इम्पैक्ट हुआ, बिल्कुल भी अंदर तक किसी को चोट नहीं है। तो कार कहीं कहीं जाके मतलब डिवाइडर वगैरह पे लग गई थी क्या? डिवाइडर भी नहीं, जानवर एकदम से आ गया, डिवाइडर उसी से टक्कर हो गई थी? हाँ, उसी से टक्कर हो गई डायरेक्टली, और साइड में कार चल रही थी तो साइड में भी नहीं ले पाई कार को। ओके। तो अंदर कुछ नहीं हुआ बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, बस आगे से बॉनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और बाकी सेफ्टी एयर बैग्स वगैरह नहीं हो? नहीं, कुछ डिप्लॉय हुआ। बाकी एक चीज़ और है, अभी गर्मी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 30 के आसपास तो पहुंच ही चुका है, मार्च में 30 तक टच कर चुका है और ठीक ठाक गर्मी है। लेकिन हमेशा टाटा की कार्स का जो एसी है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, बाकी क्योंकि हम काफ़ी कार चला चुके हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जिस हिसाब से अभी लोअर स्पीड हमने 2 रखी हुई है, और टेम्परेचर कंट्रोल इसमें नहीं आता है, आपको मैनुअल एसी मिलता है, उसमें एसी की जो है क्वालिटी सही है। आयुष इस पे ज़्यादा बता पाएंगे। आयुष, कैसा लगा? एसी का तो मुझे पूरा भरोसा है, मतलब टाटा की कार्स पे ना एसी बहुत अच्छा काम करता है। पीछे बैठ के भी ना, मैं इसको अगर 2 पे चलाऊं ना एसी को, फैन को 3 पे रखता हूँ, अभी आपको वहाँ पीछे जो है ठीक ठाक कूलिंग फील हो रही है, क्योंकि हमें 10 मिनट तो हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। बिल्कुल अच्छा फील हो रहा, मतलब पीछे लगता ही नहीं है ना कि एसी की रिक्वायरमेंट है, पीछे पूरा मतलब ठंडा। मतलब वही मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि पीछे एसी वेंट्स नहीं आते हैं तो जरूरत फील नहीं होती है कि अगर गर्मी लग रही है या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर 2 पे एसी चला, आप ज्यादा गर्मी हो 3 कर सकते हैं एसी को, पर 2 पर भी अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब इतने टेम्परेचर में। और वही अगर आप चाहे तो अब आपके पास ऑप्शन है एसी वेंट्स की, जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको उसमें भी एसी वेंट्स जो है मिल रहे हैं। ओवरऑल मुझे सही लगा। बाकी एक बार बाहर निकलते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ड्राइविंग एक्सपीरियंस खत्म करने के बाद अब बाकी चीज़ें जो बची हैं उस पर बात कर लेते हैं आयुष के साथ। आयुष, सर्विस सेंटर से रिलेटेड कितनी सर्विस हो चुकी है और अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? देखो, सर्विस तो मेरी ओवरऑल 4 हो चुकी टाटा की तरफ से। 2 तो फ्री, मतलब 3 तो फ्री होती हैं, ठीक है। थर्ड वाली मेजर सर्विस होती है, वो 15,000 किलोमीटर के आसपास होती है, तो वो मैंने तीनों कराने के बाद 4th सर्विस जो होती है उसमें मेरा नॉर्मल चेकअप हुआ, तो लेबर चार्ज जो लगा था वो लगा था, और सर्विस में अभी तक मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पेड सर्विस एक हुई है अभी? पेड सर्विस एक हुई है। क्या कॉस्ट आई थी उसकी? वो मेरा सिर्फ लेबर चार्ज लगा था, 1,000 रुपये समथिंग पड़ा था कुछ। 1000 रुपये मतलब? 1000 रुपये, मतलब हाँ 1000। इंजन ऑयल तो चेंज किया होगा? नहीं, क्योंकि वो मेजर में हो चुका ऑलरेडी 15,000 रुपये ना, तो अभी 18,000 की कराई थी मैं उसी में पूछ रहा हूँ, वहाँ क्या चार्ज लिया था उन्होंने? 1000। अच्छा, आप जो मेजर की पूछ रहे हैं? हाँ, मेजर पे अराउंड मेरा गया था 5,000 समथिंग। 5,000 लगा? 5,000 समथिंग, ठीक। वो मैंने AMC ले लिया था वहाँ पर, तो 4,900 का कुछ AMC था, प्लस 200 रुपये लगे थे, 5,000 समथिंग लगा था मेरा। सेकंड थिंग, जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार उनको क्लियरली बता दो, कुछ प्रॉब्लम वो तुरंत रिजॉल्व होती है मेरी, तो मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आई सर्विस सेंटर में। जो लोग बोलते हैं टाटा की सर्विस बुरी है, तो मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई टाटा में। नॉर्मल जो छोटी मोटी थोड़ा बहुत इंजन नॉइस वगैरह आ रही थी, वो थोड़ा सा उन्होंने, आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था टायर में कुछ चेंज किया था उन्होंने। अच्छा। टायर खोल के पूरा उसमें शायद कुछ जम गया होगा, गंदगी वगैरह, तो वो क्लियर की, तो उससे आवाज़ कम हो गई।
टायर की बाजू कुछ आ रही थी अंदर, इंजन की नहीं आ रही थी, अच्छा, वो थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो 19,000 किलोमीटर अच्छा एक फिगर होता है, एक अच्छा नंबर होता है। उसमें क्या नेगेटिव अभी तक ऐसे जो एक साल में निकल के आए हैं? अब तक कोई ऐसा कोई मेजर नेगेटिव नहीं आया मेरे एंड से, मतलब कार के एंड से। सिर्फ इंजन नॉइस थोड़ी सी बात आपको अंदर फील होती है, हल्का बहुत, मतलब आपको लगता है कि बाहर से आवाज आ रही है। कार गाने नहीं चलाता हूँ तो, वैसे तो गाने ऑल टाइम कोई प्रेफर करता है चलाते हुए ना, तो वो पता नहीं लगती, वो भी नेग्लिजिबल आप कर सकते हो उस चीज़ को। कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो भी नेगेटिव में नहीं है, मतलब ओवरऑल अच्छा, मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी आपको पड़ जाती है टाटा पंच। अच्छा, एक जो बहुत और इसकी जो बात की जाती है नेक्सॉन सीएनजी की, वो है उसका बूट स्पेस। वो भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से टाटा जो है मैनेज करती है। नेक्सॉन की जो बूट स्पेस रहती है वो ऑलमोस्ट 350 लीटर्स की रहती है। उसमें आपको जो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, सेम यही वो भी यहाँ पर भी मिलती है। इनफैक्ट पंच सीएनजी में वो पहले आई थी टेक्नोलॉजी, नेक्सॉन में बाद में आई थी। तो एक बार थोड़ा सा आयुष दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है सिलेंडर्स यहाँ पर रखे गए हैं? बिल्कुल, आपको मैं सिलेंडर दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाली टेक्नोलॉजी ना टाटा की सबसे अच्छी लगी मुझे। इसके बाद क्या होता है, बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। आपके 2 छोटे वाले सूटकेस जो होते हैं आराम से इसमें आते हैं, आराम से ठीक है। आपके जो नॉर्मल लैपटॉप बैग हो गए, ये आपके आराम से आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे इसमें। और ये जो सीट है ये फ्लैट बेड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है इन केस 2 लोग जा रहे हैं और सामान ज़्यादा है आज तक मैंने की नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि रिक्वायरमेंट मुझे पड़ी नहीं, ज़्यादा सामान होता नहीं है। और कोई नॉर्मल बड़ा सूटकेस भी तो वही आ जाता है, बाकी साइड में छोटे छोटे बैग्स आ जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जब आप दूसरी सीएनजी कार से कंपेयर करते हैं ना, वहाँ पर आपको सिलेंडर्स यहीं पे प्लेस मिल जाते हैं। पूरी स्पेस जो है आपकी वो सिलेंडर्स ले लेते हैं। और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आप इस जैसे छोटे बड़े बैग्स भी रख पाते हो। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको उतनी जो है ईजिली जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ट्विन सिलेंडर्स हैं जिनको नीचे प्लेस कर दिया गया है। और अगर हम उसकी बात करें आपके स्पेयर टायर की, तो स्पेयर टायर आपको नीचे मिलता है। ये भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको क्योंकि बूट स्पेस दे दिया है, ड्यूअल सिलेंडर दे दिया है, तो आपका स्पेयर टायर गायब कर दिया है। स्पेयर टायर आपको फिर भी मिलेगा वहाँ पे। तो हमने इसको जो फर्स्ट टाइम है हमने ऑटो एक्सपो 2023 में देखा था, जब उन्होंने इस कार को अनवील किया था। और वहीं पर हमने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि टाटा ने काफ़ी जो है अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके स्पेस को बनाया है। और ये कार लेने के बाद आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है बूट स्पेस का, जो आपको बाकी सीएनजी कार्स में नहीं मिलता। फ्रॉन्क्स में था, उसमें सिलेंडर ऊपर ही रखा था, उसमें सामान ही नहीं आ रहा था कुछ। तो ऑब्वियसली वो जितनी बाकी इसके अलावा आप मान लीजिए टाटा के अलावा जितनी सीएनजी, सब में ये दिक्कत रहेगी आपको। चाहे वो हुंडई है, चाहे वो मारुति है, सब में वो दिक्कत रहेगी आपको। इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको पीछे मिल जाते हैं, ठीक है। बैक कैमरा नहीं मिलता, बैक कैमरा एडिशनल है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो बैक कैमरा लगा सकते हैं। प्लस आफ्टर मार्केट तो सब कुछ लग ही जाता है। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक चीज़ जो रहेगी, आयुष क्या रेट करोगे अपनी कार को आउट ऑफ 10? अभी तक आपका एक्सपीरियंस देखे तो मैं ये मान ही रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। फिर भी एक जो बायर्स हैं, प्रोस्पेक्ट बायर्स हैं जो लेना चाह रहे हैं सीएनजी, क्या चीज़ें ऐसी है जो कंसिडर करनी चाहिए? सीएनजी लेने से पहले कोई ऐसी पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने वाले हैं, जैसे ईवी लेने के टाइम पे होते हैं? ईवी के टाइम पे होते हैं, सीएनजी के टाइम पे ये होते हैं कि डिपेंड करता है आपकी रनिंग कितनी है। सीएनजी का कार अगर आप ले रहे हैं तो आप या तो आप डेली रनिंग आप अपनी कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप आपकी लॉन्ग ट्रिप कितनी होती है, आप उस बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं आपको सीएनजी लेनी है, पेट्रोल लेनी है, राइट। और सीएनजी की आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है आपके एरिया के आसपास, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा रीजन मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा मेन रीजन वही है। आराम से 5 किलोमीटर के एरिया में 5-6 मतलब है मेरे पास पंप्स है मेरे पास, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीएनजी भराने में। कभी लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ा। 1-2 कार कभी कभी होती है, अदरवाइज मैं लेट नाइट जाता हूँ, लेट नाइट जाना हो तो तुरंत आके तुरंत आ सकते हैं। पेट्रोल जैसे सीन होता है सिर्फ, तो वहाँ मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कभी। तो ये मेन 1-2 पॉइंट आप देख सकते हैं। और आपको बूट स्पेस आपको टाटा पंच में मिल ही रहा, तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप सीएनजी ले रहे हैं फिर भी आपको बूट स्पेस। क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10? हाँ 10 मैं रेट करूँगा, फ्रैंकली तो मैं इसको 9 रेट करूँगा। एक में पॉइंट इसलिए कम कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी मतलब आपको इंजन वैसा कुछ भी एक प्रॉब्लम ले सकते हैं, छोटी छोटी आ जाती है, वो उसको लेके 1 पॉइंट कम कर रहा हूँ, वरना 10 मतलब 9 पॉइंट इसके पक्के। 10 में से 9 दी हैं आयुष ने। ये सेफ्टी वाइज भी मैं 1-2 पॉइंट्स भूल गया था, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि किसी की अगर कोई भी एंटी लीकेज टेक्नोलॉजी इसमें दी जाती है, अगर बाई चांस आपकी सीएनजी थोड़ी सी भी सिस्टम जो है वो सीएनजी को लीक होते हुए फील करेगा, तो वो सारा सिस्टम जो है ब्रेक डाउन कर देगा, आपको कार को पेट्रोल पे ले आएगा, सीएनजी बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी है कि अगर लीकेज हो रही है तो वो नीचे से सारी सीएनजी को वो भी कर देगा, खाली भी कर देगा, सिलेंडर खाली कर देगा, सो दैट कि आपकी सेफ्टी पे कोई बात ना आए। तो उस तरीके से 2-3 चीज़ें हैं जो इसकी सिलेंडर टेक्नोलॉजी में रहती हैं। जो ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 सिलेंडर दे दिए गए हैं, उसके अलावा कई सारे सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस भी उसमें दिए गए हैं, जो एक मेरे ख्याल से सीएनजी कार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो एडवेंचर वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 8 लाख 8.5 लाख रुपए में आपको, थोड़े से प्राइसेस भी बढ़ गए मेरे के 1 साल में, तो 8.5 लाख रुपए में आपको, प्लस आप 30-40 हज़ार ऊपर देते हैं, आप एक कोई भी पैकेज ले लेते हैं तो आपको 9 लाख के अंदर अंदर एक डिसेंट
फीचर्स के साथ कार मिल जाएगी जिसमें सीएनजी भी आपको मिलेगी। ठीक है, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 5 की मैं काउंट नहीं करूंगा, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं विद लगेज एंड स्पेस, और आप कहीं भी इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। ठीक है आयुष, कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो? नहीं, आई थिंक आपने सारे कवर कर लिया इसमें तो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, बिकॉज अगेन हमने कोशिश की है एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पर अब लोग जो है सीएनजी की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूल जो है वो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव जो है लोगों के पास, चाहे वो ईवी है, चाहे वो हाइब्रिड है या सीएनजी है, लोग उनकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में एक और ओनरशिप रिव्यू पंच सीएनजी का कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए नीचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू यश। थैंक यू सो मच।